हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर वाटर के केस में आयनाइजेशन कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे तो ये वीडियो जो है आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के साथ ही अपलोड होनी चाहिए थी, पर स्टिल वो वीडियो 1 आवर की ऑलरेडी बन चुकी थी। इस वजह से अब मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाई है इस टॉपिक के लिए। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयनिक। प्योर वाटर एक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब पुअर कंडक्टर है मींस ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, आप बताओ। हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इतना अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। तो प्योर वाटर एक पुअर कंडक्टर, और पुअर कंडक्टर कौन होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। हैंस जो प्योर वाटर होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। अब इसकी सपोज मैं आपको डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कहूं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वाटर लिया आपने, अब आपको पता लग गया है कि प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसके ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा यहाँ पर। और कैसे आयंस में स्प्लिट होगा? दैट इज H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो वो कैसे आएगी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में ये भी प्रोडक्ट है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दैट इज वाटर, यही हो जाएगा। और ये जो आपने K लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, इसको देखो कुछ बुक्स में KD रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में KI लिखा होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इतना समझ में आया आपको? कुछ बुक्स में KD आपको ऐसे रिप्रेजेंट मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको ऐसे रिप्रेजेंटेड मिलेगा। चॉइस इज योर्स, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन का जब वाटर की आप डिसोसिएशन करते हो या फिर ऐसे कह लो कि वाटर की आयनाइजेशन करते हो, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है आपके पास उसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। क्योंकि देखो D से क्या है? D फॉर डिसोसिएशन, जो ये D है इसका मतलब डिसोसिएशन, और I का मतलब आयनाइजेशन, है ना। और हमारी NCERT बुक में ये कंप्लीटली बहुत अच्छे से मेंशन है कि डिसोसिएशन वर्ड और आयनाइजेशन वर्ड कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो इसका मतलब आप KD लिख लो, KI लिख लो, चॉइस इज योर्स, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब अगर आप थोड़ा वाटर के बारे में सुनना चाहोगे तो अभी हमने पढ़ा कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो वाटर है ना वो बहुत थोड़े एक्सटेंट पे आयनाइज्ड होता है, आयनाइज्ड टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत थोड़ा जो है वाटर आयनाइज हो पाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज आपने यहां बीकर लिया और इस बीकर में मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, सपोज यहां पर जो है मिलियंस ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो उसमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी डिसोसिएशन हो पाएगी इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। आप लिख लेना यहां पे ओनली फ्यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैन डिसोसिएट into
H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कैमरे में आ रहा है ना, एक मिनट चेक करती हूँ, यस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा कि वाटर तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयनाइज तो होता है पर स्मॉल एक्सटेंट पे आयनाइज होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक बीकर में मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आपने पानी डाल दिया बीकर में और उस पानी में मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिर्फ इनमें से कुछ ही ऐसे फ्यू ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ ही ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि डिसोसिएट कर पाएंगे इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब इस पूरे स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, इस पूरी स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि जो कंसंट्रेशन होती है ना वाटर की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। और अगर वाटर की कंसंट्रेशन की आप वैल्यू सुनना चाहोगे तो इसकी वैल्यू होती है 55.55 मोल पर लीटर। ये वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की, ठीक है। ये वैल्यू आप लर्न कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको लर्न नहीं करनी तो मैं आपको एक बताऊंगी कि ये वैल्यू कैसे आई है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि वाटर स्मॉल एक्सटेंट पे आयनाइज होता है, तो आउट ऑफ मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ कुछ ही ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका डिसोसिएशन हो पाएगा। इस वजह से वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, जो कि किसके इक्वल होती है, 55.5 मोल्स पर लीटर के। इतना समझ में आया? ओके। तो अब जो है मैं इसको रब करती हूँ, और अब जो ये हमने लिखा है यहाँ पर, ये वैल्यू कैसे आई है हम वो थोड़ा सा समझते हैं। देखो, अगर आप डेंसिटी देखोगे, डेंसिटी जो होती है ना प्योर वाटर की, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर वो इक्वल होती है 1000 ग्राम्स पर लीटर के। डेंसिटी प्योर वाटर की इक्वल होती है 1000 ग्राम्स पर लीटर की। और अगर आप मोलर मास देखोगे, मोलर मास ऑफ प्योर वाटर वो किसके इक्वल होता है, 18 ग्राम्स पर मोल के, है ना। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज 1000 ग्राम्स पर लीटर डिवाइड बाय में 18 ग्राम्स पर मोल। तो जब आप अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे इस पूरी कैलकुलेशन को, तो आंसर आएगा आपका 55.55 मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरीके से आती है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ प्योर वाटर, एंड यू विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर, एंड दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर इज कांस्टेंट। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो, वैसे अगर आप यूनिट्स के बेसिस पे भी जज करोगे तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है ग्राम्स डिवाइड बाय लीटर, और मोलर मास होता है आपका ग्राम्स पर मोल। और हमें क्या चाहिए, हमें मोल पर लीटर चाहिए। तो देखते हैं आएगा यानी, इसको सॉल्व करते हैं। ग्राम्स पर लीटर ये हो जाएगा ऐसे, ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बचा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास से हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई प्योर वाटर की, ठीक है। ओके, तो अब ये सब करने की हमें क्या नीड हुई, मतलब ये हमने क्यों समझा है, ये हमने इसलिए समझा है क्योंकि अब मैं इसको आपको ये बताने वाली हूँ कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वाटर की दैट इज कांस्टेंट। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाई दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट है, ओके। तो अब सपोज हम क्या करते हैं, इस ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये क्या है, राइट हैंड साइड विल बी एज इट इज, इसको हमने एज इट इज रखा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज KW, मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब आप Kd या फिर Ki से रिप्रेजेंट कर लो, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो विद कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तो वो किसके इक्वल आता है? Kw के इक्वल आता है। और Kw क्या होता है? Kw इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज इक्वल्स टू Kw। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि, या फिर आप इसको ऐसे कह लो कि ये किसके इक्वल है? Kw, एंड Kw इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो Kw इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, एंड Kw को हम क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो आपको समझ में आया? डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वाटर के लिए? Kd से कर लो या फिर Ki से कर लो। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? Kw से। पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि Kw और जो Ki होता है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का, वो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये एक नहीं होता। Kw इज नॉट इक्वल्स टू Ki, ये दोनों ही डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा इसका थ्योरी पोर्शन के बारे में समझते हैं। देखो, जो आयनिक प्रोडक्ट होता है ना वाटर का, वो कांस्टेंट होता है ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कि आयनिक प्रोडक्ट को अब ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं Kw से। Kw इज कांस्टेंट ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिर्फ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही इसकी वैल्यू मतलब ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब कि अगर 298 केल्विन पर इसकी वैल्यू आप देखोगे Kw की वैल्यू, तो इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। Kw अगर आप 298 केल्विन पर चेक करोगे तो Kw इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। अब अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा देखोगे तो Kw, यहां पे Kw की वैल्यू हम 10⁻⁻14 पुट कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको हम -14 पुट कर दिया, इसका मतलब ये जो है किसके इक्वल आ गया? इनकी मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻14 के इक्वल आ गई है। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव किसके इक्वल हो जाता है? 10⁻⁻14 के इक्वल हो जाता है। अब हमें पता है कि प्योर वाटर के केस में, तो इन केस ऑफ प्योर वाटर, आपको पता है कि प्योर वाटर के केस में तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इक्वल रहती है ना? प्योर वाटर है, उसके अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन तो इक्वल रहती है, और इनकी वैल्यू क्या होती है? इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो प्योर वाटर के केस में अगर कोई आपसे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की वैल्यू पूछे तो वो किसके इक्वल होती है? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। सिमिलरली OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी इसके इक्वल होती है। इज इट क्लियर? ओके। अब अगर सपोज यहां पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होती है? दैट इज 55.5। तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डायरेक्ट दिस 55.5। ठीक है, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लिख लो, या फिर आप ये लिख लो, बात तो सेम है, 55.55। 55.55। ठीक है, क्या लिख रही हूं मैं? 55.55। ठीक है, तो ये है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। प्योर वाटर के केस में इनकी कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये रब कर रही हूं क्योंकि अब हमें थोड़ा सा समझना है अबाउट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में, दैट इज Kw के बारे में ही अब हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन समझनी है। देखो, जो Kw होता है ना, अगर हम Kw की बात करेंगे, Kw
इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो Kw की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं आपको एज अ वैल्यू के उसमें एग्जांपल दूं तो अगर आप जैसे 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जब आपने Kw की वैल्यू देखी तो वो 10⁻⁻14 के इक्वल आई थी। पर अगर सपोज आप थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो और 90 डिग्री सेल्सियस पर चेक करोगे तो 90 डिग्री सेल्सियस पर Kw की वैल्यू विल बी 10⁻⁻12। ठीक है, इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो Kw की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप ना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है? उससे जो आपका डिग्री है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वो इंक्रीज हो जाएगी। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से आपके पास बहुत ज्यादा मोर नंबर ऑफ OH पॉजिटिव, सॉरी OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव आपको मिलेंगे। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ OH पॉजिटिव OH नेगेटिव आपको मिलेंगे तो Kw की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। हेंस यहां लिख सकते हो हेंस Kw इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से मोर नंबर ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपको मिलेंगे। और जितने ज्यादा ये मिलेंगे, H पॉजिटिव जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा आपका Kw होगा, है ना। क्योंकि Kw किसके इक्वल होता है? Kw इज इक्वल्स टू इसके इक्वल होता है। और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो Kw की भी तो वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना। इस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Kw की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ओके। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी? Kw की। अच्छा, अब सपोज हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सपोज आपने ना एक बीकर में प्योर वाटर लिया हुआ है, तो इसको मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको पता है प्योर वाटर के अंदर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वली होती है, ठीक है। पर अगर सपोज यहाँ पे एक बीकर था ऐसे, इसके अंदर ना पानी था और आपने क्या किया, इसके अंदर एसिड डाल दिया, तो क्या होगा? जब आपने प्योर वाटर के अंदर एसिड डाला तो एसिड के पास क्या है? एसिड के पास तो बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस है, इट कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और हमें पता है ये होता है, दैट इज H पॉजिटिव। प्योर वाटर के केस में तो ये होता है। पर जैसे आपने एसिड डाल दिया प्योर वाटर में तो क्या होगा? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, है ना। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीजेस और 10⁻⁻7 से वैल्यू ऊपर ही चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? आफ्टर एडिंग एसिड इन अ बीकर ऑफ वाटर, जो आपकी H पॉजिटिव की वैल्यू होती है इज ग्रेटर देन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि देखो एसिड डाल रहे हो, एसिड का मतलब H पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे हो, H पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब इसकी वैल्यू पहले तो ऐसे थी ना, पहले तो ये वैल्यू ऐसे थी। जब आपने एसिड डाला तो ये इसका ये आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, ये वैल्यू इंक्रीज होगी, देयरफॉर ये वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से आफ्टर एडिंग एसिड इन अ प्योर वाटर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर आप बेस ऐड करते हो, अगर यहाँ पे पानी था और इसके अंदर आपने बेस ऐड कर दिया, अब आपको पता है बेस के पास क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयंस होते हैं। अब जैसे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। हेंस आफ्टर एडिंग बेस टू वाटर, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज एज कंपेयर टू 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। या फिर आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन में इनकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है। एसिडिक
सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, और बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। तो ये हो जाता है तीनों केसेस में। और इसको आप ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से भी समझ सकते हो। कैसे? देखो, अगर सपोज आपने क्या किया, यहां पर मैं इक्वेशन लिख देती हूं, दैट इज H2O प्लस में H2O, H3O पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। ठीक है, अब आपने क्या कहा, ये सबसे पहले वाटर था, इसके अंदर आपने एसिड को डाल दिया। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर एसिड डाल दिया, एसिड इज एडेड, तो क्या होगा? एसिड ऐड करोगे तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इनकी कंसंट्रेशन, इन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। और ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, इतने अच्छे से हमने समझा था। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कुछ ऐसा इफेक्ट लगेगा सो दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। वो कैसे होगी? इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग टू, रिएक्शन विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करेगी। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो यही होता है ना कि अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो तो उसको ओवरकम करने वाला इफेक्ट होता है ना। इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव होने लग जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और जब बैकवर्ड डायरेक्शन मूव होगी इसका मतलब क्या है? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाएगी। दैट्स वाई हम ऐसे कहते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। ठीक है, यही केस आप बेस के अंदर भी समझ सकते हो। अगर सपोज आपने बेस ऐड कर दिया, अब आपने यहां पे बेस ऐड कर दिया, बेस का क्या मतलब है? बेस का मतलब है OH नेगेटिव ज्यादा होगी। अब ये जब ज्यादा हो जाएंगे तो इसको ओवरकम करने के लिए रिएक्शन विल स्टार्ट मूविंग टू द बैकवर्ड डायरेक्शन सो दैट ये यहां पर कन्वर्ट होते रहे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी। तो रिएक्शन विल मूव टू बैकवर्ड डायरेक्शन, जिस वजह से अब यहां पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, है ना, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, यही तो हमने लिखा था, जब बेस ऐड करते हो तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने इसको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से ये प्रूव भी कर लिया है। और वैसे इसमें तो आपको पता ही होगा कि अगर पानी में आप एसिड डिसॉल्व करोगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। अगर पानी में बेस ऐड करोगे तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो अब ये सब कुछ समझने के बाद हम और कुछ जो है आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो, अब हम देखते हैं डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू के बारे में। देखो, रिएक्शन है आपके पास ये, दैट इज वाटर ऐसे स्प्लिट होता है, ऐसे स्प्लिट हो गया वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको पता है, अब आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है KW के, है ना। आपने अभी क्या पढ़ा है? अभी आपने नोट्स बनाए, तो KW किसके इक्वल होता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसके इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब ये KW के इक्वल है। ओके, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अभी मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया किसके इक्वल होती है? 55.55 के इक्वल होती है। और क्या आपको KW की वैल्यू का पता है? आपको KW की वैल्यू का भी पता है। KW की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻14, ये होती है KW की वैल्यू।
अब आप जब इस पूरी इक्वेशन तो क्या ही है, आप जब ये कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पता है क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻16। इसका मतलब है कि जो आपके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.8 इंटू 10⁻⁻16 इन केस ऑफ प्योर वाटर। समझ में आई आपको बात? ठीक है, इट वॉज वेरी सिंपल। आपको पता है इनका प्रोडक्ट KW के इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इसके इक्वल होती है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, किसके इक्वल आएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻16 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन में आपको ये कहा जाए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं। देखो, इनिशियली सपोज यहां पे C कंसंट्रेशन थी वाटर की, जब तक वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हुई होगी कोई प्रोडक्ट नहीं बना होगा, देयरफॉर इनकी कंसंट्रेशन 0 उसके बाद जब आपने वाटर को डिसोसिएट करवाया तो क्या हुआ? तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या रही होगी? C माइनस में C अल्फा। ये 1 मोल बन रहा है तो C अल्फा से C अल्फा बनेगा, ये भी 1 मोल है तो C अल्फा से C अल्फा बनेगा। अब सपोज मैं आपको कहूं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कैसे कैलकुलेट करो? देखो, H पॉजिटिव के लिए करते हैं। H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू C अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू H पॉजिटिव डिवाइड बाय में C। अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको पता है किसके इक्वल होती है? इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7। और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आपको पता है किसके इक्वल होती है? 55.55 के इक्वल होती है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻9। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होता है? अब अल्फा आपको पता है ना, हमने एसिड्स बेसिस की आयनाइजेशन देखी है, उन दोनों केसेस में अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की थी, है ना। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो प्योर वाटर के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या आई? 1.8 इंटू 10⁻⁻9। और अगर आपको मैं परसेंट अल्फा कैलकुलेट करने के लिए कहूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? परसेंट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? इसको ये 10⁻⁻7 हो जाएगा, है ना। परसेंट अल्फा तो इसी के इक्वल हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻9 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। इसका क्या मतलब है? 1/10⁻9। 100 से ये कैंसिल, किसके इक्वल आ जाएगा? 7 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10⁻⁻7%। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाता है? परसेंटेज ऑफ अल्फा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ओके। अगर सपोज मैं आपको यूनिट के लिए कहूं कि यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ KW, तो यूनिट ऑफ KW क्या होगी? देखो, KW किसके इक्वल होता है? KW इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर। इसकी क्या यूनिट होती है? मोल पर लीटर। किसके इक्वल हो जाएगा? मोल स्क्वायर इंटू लीटर रेज़ टू पावर -2। ये किसकी यूनिट होती है? दिस इज द यूनिट ऑफ KW। ठीक है, तो ये कैसे यूनिट हो जाती है? यूनिट ऑफ KW। एंड अगर सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन KA, KB एंड KW, बहुत छोटा सा, इस वजह से मैं यही लिख देती हूँ, रिलेशन बिटवीन KA, KB एंड KW। तो इन तीनों के बीच में ये रिलेशन होता है, डेट इज KA इंटू KB इज इक्वल्स टू KW। KA क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। KB क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। KW क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पे कोई एसिड लोगे
तो यहां पे क्या आएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस आएगा, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, KW के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट चीज है जो कि हम और देख लेते हैं, वो है ऑटोपाइरोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑटोपाइरोलाइसिस ऑफ वाटर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। देखो, वाटर जो है, सेल्फ आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि वाटर का वाटर के साथ रिएक्ट करना और आयंस में स्प्लिट हो जाना, उसे सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। अब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, अब आयंस बनाने के लिए एक को एसिड एक को बेस की तरह एक्ट करना पड़ेगा। तो सपोज ये एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब एसिड का काम हमें पता है क्या होता है, प्रोटॉन को डोनेट करना होता है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसको H पॉजिटिव दे देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा OH नेगेटिव में। और ये क्या है, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इस वजह से ये कैसे एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज बेस। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया है, H3O पॉजिटिव। इसे, इस इक्वेशन को हम कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, या फिर ऑटोपाइरोलाइसिस, या फिर ऑटोपाइरोलाइसिस, ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। क्लियर? ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हमने इसमें सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये वैसे तो मुझे उस वाली वीडियो में ऐड करना था, पर वो वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी थी, इस वजह से मुझे लगा आई हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। तो हमने ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट pH, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।